एक समय की बात है। आशापुर नामक एक छोटे से गांव में आकाश नाम का एक सीधा साधा और बेहद मेहनती युवक रहता था। उसकी जिंदगी ने बचपन से ही उसे कठोर परीक्षा दी थी। दुर्भाग्यवश एक भीषण बीमारी ने उसके माता पिता को कम उम्र में ही छीन लिया था, जिससे वह बिल्कुल अकेला पड़ गया। उसके पास न तो दूर दूर तक कोई रिश्तेदार था जो उसे सहारा दे सके, और न ही पिता की कोई पुश्तैनी जमीन जायदाद। वह गांव के छोर पर एक छोटी सी टूटी फूटी झोपड़ी में किसी तरह जीवन बसर कर रहा था। एक बार गांव में भयंकर बाढ़ आई। नदियों का पानी गांव में घुस आया और उसकी वह एकमात्र आश्रय स्थली, उसकी प्यारी झोपड़ी भी पानी के तेज बहाव में बह गई, मानो कुदरत भी उसकी किस्मत का इम्तिहान ले रही हो। गांव के सबसे बड़े और सम्मानित जमींदार महादेव प्रसाद अपनी दयालुता, नेक दिली और परोपकारी स्वभाव के लिए दूर दूर तक जाने जाते थे। जब उन्हें आकाश की इस दयनीय स्थिति का पता चला तो उनका विशाल हृदय करुणा से भर उठा। उन्होंने बिना एक पल भी सोचे आकाश पर दया करके उसे अपने विशाल घर में काम पर रख लिया। सिर्फ काम ही नहीं, बल्कि उसे रहने के लिए एक अलग छोटी लेकिन सुरक्षित और सूखी झोपड़ी भी दे दी, ताकि उसे फिर कभी बेघर ना होना पड़े। धीरे धीरे समय का पहिया अपनी गति से घूमता रहा। बचपन की कठिनाइयों को झेलता हुआ आकाश अब एक नौजवान, बलवान और समझदार युवक बन चुका था। लेकिन वह आज भी उसी लगन और ईमानदारी से महादेव प्रसाद के यहाँ ही काम करता था। जमींदार साहब को भी उस पर असीम भरोसा था। आकाश उनकी आंखों का तारा बन गया था, उनका दाहिना हाथ। एक दिन शाम के वक्त जब महादेव प्रसाद अपने आंगन में बैठे थे, उन्होंने बड़े ही स्नेह और वात्सल्य से आकाश से कहा, बेटा आकाश, अब तुम अपनी शादी क्यों नहीं कर लेते? तुम्हारी उम्र हो चली है, अब घर बसा लेना चाहिए। जब तुम्हारी पत्नी आएगी तो वह तुम्हारा आधा काम संभाल लेगी, घर का काम काज देखेगी और तुम्हारे खाने पीने का भी अच्छा इंतजाम हो जाएगा। इससे तुम्हें भी सहारा मिलेगा और मुझे भी तसल्ली होगी। और मेरी भी अब उम्र हो चली है, पता नहीं कब ईश्वर का बुलावा आ जाए। अगर तुम्हारी शादी मेरी आंखों के सामने हो जाए तो मैं भी तुम्हारे लिए निश्चिंत हो जाऊंगा और शांति से अपनी आंखें मुंह पाऊंगा। यह सुनकर आकाश की आंखें नम हो गईं, गले में एक गांठ सी पड़ गई। उसने भावुकता से कहा, सेठ जी, ऐसी बातें क्यों करते हैं? आपकी उम्र भी मुझे लग जाए, आपके सिवा मेरा यहाँ है ही कौन? आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया है जो शायद कोई अपना भी ना करता। बचपन से लेकर अब तक आपने ही मुझे माता पिता दोनों का प्यार दिया है, उनकी कमी महसूस नहीं होने दी। आपका यह उपकार तो मैं जीवन भर नहीं चुका पाऊंगा, यह मेरे लिए किसी आरण से कम नहीं। उपकार की बातें छोड़ो आकाश, तुम मेरे बेटे समान हो और बेटे पर कौन उपकार करता है? बताओ, शादी करोगे? लड़की मैं ही देखूं या तुमने किसी को पसंद कर रखा है? नहीं सेठ जी, मेरी नजर में कोई लड़की नहीं है। मुझे दुनियादारी का ज्यादा ज्ञान भी नहीं। आपको जैसा ठीक लगे आप वही करिए। मुझे आप पर पूरा भरोसा है। आप मेरे लिए भगवान से कम नहीं हैं। आप जो निर्णय लेंगे वही उचित होगा और मेरे भले के लिए ही होगा। अब आप ही मेरे पिता समान हैं। मेरी हर अच्छी बुरी बात का फैसला आपको ही करना है। अच्छा भाई, ठीक है। मेरी नजर में तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छी लड़की है, सुशील और संस्कारी। और हाँ, तुम शादी के खर्चे की चिंता बिल्कुल मत करना, वह जिम्मेदारी मेरी हुई पूरी तरह से। आखिर जब तुमने मुझे पिता का दर्जा दिया है तो मेरी बात भी माननी पड़ेगी और मुझे भी अपना फर्ज निभाना होगा। जी मालिक, जैसा आपको ठीक लगे। महादेव प्रसाद का एक बेटा भी था जिसका नाम विक्रम था। वह स्वभाव से थोड़ा लापरवाह, बिगड़ैल और अपनी संपत्ति को लेकर घमंडी था। वह छिपकर यह सारी बातें सुन रहा था। अपने पिता के आकाश के प्रति इस गहरे लगाव और उदारता को देखकर वह भीतर ही भीतर जलने लगा। गुस्से से तिलमिलाता हुआ वह अपने पिताजी के पास गया और उत्तेजित स्वर में कहने लगा, पिताजी, यह आप क्या कह रहे हैं? आपको क्या जरूरत है उस मामूली नौकर आकाश की शादी का खर्च उठाने की? यह मत भूलिए कि वह हमारा नौकर है, हमारा कर्मचारी। नौकर से इतना लगाव और उदारता ठीक नहीं है। ऐसे तो वह सिर पर चढ़ जाएगा, अपनी हैसियत भूल जाएगा। आज आप उसकी शादी के लिए पैसा देंगे तो उसे आदत लग जाएगी और वह हर चीज के लिए आप पर निर्भर हो जाएगा। बचपन से आज तक वह हमारे ही पैसों पर पलता आया है, हमारी रोटियां तोड़ता आया है, और अब आप उसकी शादी भी करवा रहे हैं। आपने क्या उसका ठेका ले रखा है? क्या वह आपका कोई खास रिश्तेदार है? विक्रम,
जबान संभाल के बात करो। वह मेरा नौकर नहीं, मेरे बेटे की तरह है। उसकी ईमानदारी और निष्ठा तुम्हारी समझ से परे है। यह मेरी संपत्ति है, मेरा धन है। मैं जो चाहूं वह करूंगा, और तुम मुझे यह मत सिखाओ कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। यह मत भूलो कि मैं तुम्हारा बाप हूं, और मुझसे इस तरह की बातें तुम्हें शोभा नहीं देती। पिताजी, आप ठीक नहीं कर रहे हैं। मैं आपका असली बेटा हूं, आपकी रगों में मेरा खून दौड़ता है, वो फटीचर आकाश नहीं। आप मेरी तुलना उसके साथ कर रहे हैं। मेरे सामने उसकी क्या औकात है? वह तो धूल बराबर भी नहीं। आप उसकी भोली शक्ल पर मत जाइए, वह तो केवल दिखावा है। सारे गरीब लोग ऐसे ही होते हैं, मीठी बातें करके दिल जीतते हैं और फिर पीठ में छुरा घोंप देते हैं। एक दिन आपको पता चल जाएगा कि अपना कौन है और पराया कौन, तब आपको मेरी बात समझ आएगी। अपने और पराये की बात तो तुम करो ही मत। मुझे अच्छे से पता है कौन अपना है और कौन पराया। पहले जब मैं बहुत बीमार था, मौत के मुंह में था, तब कहां गया था तुम्हारा अपनापन? तब तुम कहां थे? तब जीवन आकाश ने मेरी कितनी सेवा की। दिन रात मेरी सेवा में लगा रहा, अपनी नींद और भूख भूलकर। आज मैं जिंदा हूं तो सिर्फ उसकी निस्वार्थ सेवा की वजह से। तुमने तो मेरी एक बार भी खबर नहीं ली, मुझसे मिलने तक नहीं आए। तुम अपने नशे में धुत पड़े रहते थे, जुए के अड्डों पर। क्या मैं झूठ बोल रहा हूं? बोलो। और यहां आकर अपने पराये का भाषण दे रहे हो। चले जाओ यहां से, मुझे तुम्हारी ये बातें नहीं सुननी। लगता है उसने आप पर कोई जादू टोना कर दिया, इसीलिए आप अपने बेटे से ज्यादा उस 2 कौड़ी के नौकर की तरफदारी कर रहे हो, उसी का पक्ष ले रहे हो। और आपकी उम्र भी तो हो चली है, शायद अब आपका दिमाग काम नहीं कर रहा। आपकी उम्र में आदमी सठिया जाता है, उसकी सोचने समझने की शक्ति कमजोर पड़ जाती है। अभी एक काम करो, सारी संपत्ति का हिसाब किताब मुझे दे दो, खजाना मेरे हवाले कर दो। नहीं तो आप इसी तरह से सब पैसे लुटा दोगे, दान करते फिरोगे और मेरे पास कुछ भी नहीं बचेगा। मैं कंगाल हो जाऊंगा। जब तक मैं जिंदा हूं तब तक तुम्हारे हाथ कुछ नहीं आने वाला। तुम्हारे हाथ में हिसाब किताब देकर मुझे अपना नाम नहीं खराब करना है। मैंने यह पैसे बहुत मेहनत से दिन रात एक करके कमाए हैं। समाज में मेरी बहुत इज्जत है, मेरा मान सम्मान है, और तुम मेरी इज्जत मिट्टी में मिलाना चाहते हो। अगर तुम्हें हिसाब किताब चाहिए तो उस लायक बनकर आओ। अपनी जिम्मेदारी समझो, कुछ कमा कर दिखाओ, फिर बात करेंगे। काश तुम्हारी जगह भगवान मुझे जीवन जैसा बेटा दिया होता, जो मेरी सेवा करे और मेरा मान बढ़ाए। विक्रम गुस्से से तिलमिलाता हुआ पैर पटकते हुए वहां से चला गया। मन ही मन उसने प्रतिज्ञा की, इस फटीचर आकाश का कुछ करना पड़ेगा। यह 2 टके का नौकर मेरी जगह लेने की कोशिश कर रहा है, मेरे हक पर डाका डाल रहा है। उसकी तो छोड़ो, जब अपना ही सिक्का खोटा निकले तो भला क्या करे। मेरा बाप होकर मेरी जगह उस मनहूस की तरफदारी कर रहा है, उसकी वकालत कर रहा है। यह अपमान मैं कभी नहीं भूलूंगा, इसे हर पल याद रखूंगा। वक्त आने पर दोनों को सबक सिखाऊंगा, ऐसा सबक कि वो हमेशा याद रखेंगे। थोड़े समय बाद महादेव प्रसाद ने बड़े धूमधाम से आकाश की शादी पायल नाम की एक सुशील, संस्कारी और समझदार लड़की से करवा दी। पायल के आने से आकाश की जिंदगी में सचमुच नई बहार आ गई थी, मानो उसका जीवन ही बदल गया हो। एक शाम जब वे अपनी झोपड़ी में बैठे थे, आकाश ने पायल से कहा, सचमुच पायल, तुम्हारे आने से मेरी जिंदगी पूरी तरह से बदल गई है। अब तक मैं अपने सारे काम खुद ही किया करता था, खाना पकाना, कपड़े धोना, घर की सफाई करना, अब सब तुम संभाल लेती हो। तुम्हारी वजह से मेरा जीवन कितना आसान हो गया है, और तुम्हारे आने की वजह से मेरा अकेलापन भी दूर हो गया है। मेरा घर भर गया है। माता पिता तो बचपन में ही गुजर गए थे, और फिर मालिक ने ही मुझे सहारा दिया, मुझे पाला पोसा। उन्होंने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, उनका उपकार मैं कभी चुका नहीं पाऊंगा। आज तुम मुझे मिली हो तो सिर्फ उनकी वजह से, उनके आशीर्वाद से। मालिक मेरे लिए किसी भगवान से कम नहीं, ये बात तुम भी हमेशा याद रखना। मालिक के मान सम्मान में कभी कोई कमी मत रखना, उनकी इज्जत करना जैसे अपने माता पिता की करते हो। जी बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। महादेव चाचा दिल के बहुत अच्छे आदमी हैं। मैंने सुना है वह गांव में सबकी मदद करते हैं। ऐसे ही कुछ दिन सुख शांति से बीत जाते हैं। एक दिन विक्रम महादेव प्रसाद से फिर पैसे मांगने आता है। सुनिए पिताजी, मुझे RS 1000 चाहिए अभी इसी वक्त। तुम्हें इतने सारे पैसे किस लिए चाहिए? वह मैं आपको नहीं बता सकता, बस मुझे पैसे दे दीजिए, मैं बाद में हिसाब दे दूंगा। समझ गया।
अपने नशे की लत और जुआ खेलने के लिए तुम्हें पैसे चाहिए, क्योंकि अब तक तुम यही करते आए हो विक्रम। मेरी आंखें बंद नहीं हैं, अभी भी वक्त है, सुधर जाओ। ये सब गंदी आदतें छोड़ दो, इसमें कुछ नहीं रखा, सिर्फ बर्बादी ही बर्बादी होगी। मैंने आपसे रुपए मांगे हैं, ज्ञान नहीं। मेरी जो मर्जी मैं करूं। आखिर यह सब पैसे मेरे ही तो हैं, मेरी पुश्तैनी संपत्ति। मैं ही आपकी संपत्ति का अकेला वारिस हूं और मेरा जहां मन करेगा मैं वहां खर्च करूंगा। आप अपनी सलाह अपने पास ही रखिए और मुझे बस पैसे दे दीजिए, मुझे देर हो रही है। बदतमीज, अपने पिता से कैसे बात करते हैं? तुम्हें इसकी भी तमीज नहीं रही। तुम दिन ब दिन बदतमीज होते जा रहे हो। अगर किसी अच्छे काम के लिए मांगते तो मैं तुम्हें पैसे दे भी देता सहर्ष, लेकिन अब मैं फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा, एक पैसा भी नहीं। यह धन दौलत मैंने बहुत मेहनत से, खून पसीने से कमाई है, जुए और नशे में उड़ाने के लिए नहीं। निकल जा मेरी नजरों के सामने से। तुम्हें देने के लिए मेरे पास एक पैसा भी नहीं है। अच्छा, मेरे लिए तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं और उस फटीचर की शादी पर उड़ाने के लिए तुम्हारे पास बहुत पैसे हैं, हजारों लुटा दिए। ये आप बिल्कुल भी ठीक नहीं कर रहे। एक बार और सोच लीजिए, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। उसकी आवाज में धमकी का पुट था। बदतमीज, अपने बाप को धमकी देता है। और कौन से पैसे? तुमने आज तक कभी फूटी कौड़ी नहीं कमाई, एक भी पैसा। बचपन से लेकर आज तक मैंने तुम्हें किसी बात की कोई कमी नहीं होने दी, हर सुख दिया, बहुत लाड प्यार से तुम्हें पाला। शायद यही मेरी गलती है, मेरी परवरिश की कमी, जिसकी सजा आज मुझे मिल रही है। निकल जा यहां से, जा। विक्राम गुस्से से तिलमिलाता हुआ वहां से चला जाता है। आकाश महादेव प्रसाद को परेशान देखकर उनके पास आता है। क्या हुआ मालिक? आप बहुत परेशान लग रहे हो, इतने उदास क्यों हैं? क्या बताऊं बेटे, विक्रम ने मुझे बहुत परेशान कर रखा है। दिन ब दिन वह बिगड़ता चला जा रहा है, उसकी बुरी आदतें बढ़ती जा रही हैं। मुझे उसकी बहुत चिंता हो रही है। वह सही और गलत का फर्क भूल गया है। पता नहीं इस लड़के का क्या होगा, कैसे सुधरेगा। मालिक, आप ज्यादा परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा। आप छोटे मालिक से प्यार से बात करके उन्हें समझा दीजिए, वह समझ जाएंगे। मुझे लगता है वह दिल के बुरे नहीं हैं, बस भटक गए हैं। नहीं आकाश बेटे, तुम नहीं जानते। अब बात हाथ से निकल चुकी है, वह बातों से मानने वाला नहीं है। उसके लिए मुझे कोई कठोर कदम उठाना पड़ेगा, कुछ ऐसा जो उसे सही राह पर ले आए। इधर विक्रम बहुत गुस्से में होता है। उसके दिमाग में बदला लेने की आग जल रही थी। वह सोचता है, मैं भी देखता हूँ मुझे पैसे कैसे नहीं मिलते। मुझे किसी भी हालत में पैसे चाहिए, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। यहाँ भी घी सीधी उंगली से नहीं निकलने वाला, मुझे उंगली टेढ़ी करनी ही पड़ेगी, जबरदस्ती करनी होगी। जल्दी से मुझे खाना दे दो, मुझे देर हो रही है, खेत में जाना है, बहुत काम पड़ा है, मालिक इंतजार कर रहे होंगे। आकाश खाना खाने के बाद खेत में काम करने के लिए चला जाता है। अगले दिन सुबह घर में हड़कंप मच जाता है। तिजोरी में से पूरे 50,000 चोरी हो जाते हैं। महादेव प्रसाद अपने सारे आदमियों से पूछताछ करते हैं, नौकरों से भी, लेकिन उन पैसों का कोई पता नहीं चलता। तभी विक्रम वहां पर आकर नाटक करता हुआ बोलता है, क्या बात है पिताजी, आप बहुत परेशान लग रहे हो, चेहरे पर इतनी चिंता क्यों है? क्या हुआ है? छोटे मालिक की तिजोरी से पूरे 50,000 रुपये चोरी हो गए हैं। चोर का कुछ पता नहीं चल रहा। आखिर कौन पैसे निकाल सकता है, हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा। अच्छा, तो यह बात है, चोर और कौन होगा? आकाश ही होगा। जरूर आकाश ने ही पैसे निकाले हैं और किसी में इतनी हिम्मत नहीं। मैंने तो पहले ही कहा था, उस पर विश्वास मत करो। यह तुम क्या कह रहे हो विक्रम? मुझे आकाश पर पूरा भरोसा है, वो कभी ऐसा नहीं कर सकता, वह इतना ईमानदार है। उस पर भरोसा करके आपने सबसे बड़ी गलती की है। वह आपके भरोसे के लायक नहीं है पिताजी। चोरी उसी ने की है, उसकी तो पहले से ही हमारे पैसे पर नजर है। वह तो इसी ताक में था। आप उस पर बहुत भरोसा करते थे ना। उसको कभी कभी तिजोरी की चाबी भी दे देते थे ताकि वह काम कर सके। अब पता चला, दिन रात आपके आगे पीछे इसी के लिए तो घूमता था ताकि मौका का देखकर हाथ साफ कर सके। तभी आकाश वहां पर आ जाता है। उसने सारी बातें सुन ली थी। क्या बात हो गई है मालिक? कुछ हुआ है क्या? मुझे क्यों बुलाया है? इतना सब करने के बाद पूछ रहे हो कि क्या हुआ है? एक तो चोरी की है तुमने और ऊपर से हिम्मत तो देखो इसकी, मुंह उठाकर चला आया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। तुम्हें शर्म नहीं आती? जिस थाली में खाते हो उसी में छेद करते हो। जिस मालिक ने तुम्हें सब कुछ दिया उसी का घर लूट लिया। आप तो मेरे लिए भगवान समान हैं, मेरे जीवन दाता। मैं आपके घर में चोरी नहीं कर सकता, कभी नहीं।
कुछ बोलिए मालिक, ऐसे चुप मत रहिए, आपकी चुप्पी मुझे मार डालेगी। पिताजी, ऐसे लोगों को छोड़ना नहीं चाहिए। यह समाज के लिए खतरा है। मैं अभी पुलिस को बुलाता हूँ। नहीं, तुम पुलिस को नहीं बुलाओगे, चलो यहाँ से। लेकिन पिताजी, आप इसे ऐसे कैसे छोड़ सकते हैं? इसको सजा तो मिलनी चाहिए। यह इसका हकदार है। मैंने कहा ना, तुम नहीं बुलाओगे पुलिस। मुझे कोई शिकायत दर्ज नहीं करवानी, चलो यहाँ से। ऐसे मत जाइए मालिक, कुछ तो बोलिए। आप मुझसे रूठ जाओगे तो भगवान मुझसे रूठ जाएगा मालिक। मुझसे बात कीजिए मालिक। खबरदार, अगर मेरे पिताजी के पास आने की भी कोशिश की, आज के बाद अगर हमारे घर के आसपास भी दिखे तो तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा। मनाओ, मैंने पुलिस नहीं बुलाई। पिताजी ने तुम पर और एहसान कर दिया है, उनकी दयालुता देखो। नहीं तो आज तुम जेल में होते, सलाखों के पीछे सर DDDH रहे होते। आकाश ने महादेव प्रसाद को मनाने की कोशिश की, लेकिन महादेव प्रसाद उदास मन से वहां से चले गए। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग नहीं रहा कि आकाश चोरी कर भी सकता है, क्योंकि मैं जब उसे देखता हूँ तो मुझे वह बेगुनाह ही नजर आता है। क्या आज मैंने जो भी किया वहां सही था? जिस तरह वह मेरे सामने गिड़गिड़ा रहा था, मुझसे वहां सब देखा नहीं जा रहा था। लेकिन क्या करूं, उसके ऊपर आरोप ही तो इतना बड़ा है। मुझे जो लगा वही किया मैंने। उसके बाद फिर सेठ का एक नौकर इसके पास आता है। क्या हुआ है सेठ जी? आप इतने उदास क्यों लग रहे हो? क्या आकाश के बारे में ही सोच रहे हो? हाँ, तुमने बिल्कुल सही सोचा, मैं उसी के बारे में सोच रहा था। अच्छा, एक बात बताओ मुझे, तुम तो आकाश के साथ साथ इतने दिनों से काम कर रहे थे। क्या तुमको कभी लगा कि आकाश को पैसों की जरूरत है? या आकाश ने कभी तुम्हारे सामने अपनी जिंदगी में क्या चल रही है उसका जिक्र किया? मालिक, वो तो हमेशा आपकी तारीफ ही करता था, कहता था मुझे किसी चीज की कमी नहीं है मालिक, सब पूरी की देते हैं। और वह तो मेरे लिए भगवान क्या, उससे भी बढ़कर है। मैं कभी भी उनका कर्ज चुकता भी के सकता, और मालिक को मैं कभी धोखा भी नहीं दे सकता। मालिक, मैं भी उसके साथ इतने वर्षों से काम कर रहा हूं, मुझे तो बिल्कुल भय नहीं लगता कि वह कभी ऐसा भी कर सकता है। और वैसे भी आप सुनी सुनाई बातों पर कैसे विश्वास कर सकते हैं? आपको पूरी बात की पता लगाना चाहिए। मुझे तो यही लगता है मालिक की वहां कभी चोरी नहीं कर सकता। अच्छा ठीक है, तुमने मुझसे जो बात कही है उससे तो यही लगता है कि आकाश पर जो आरोप है वह बिल्कुल ही गलत है। अब मैं इसकी जांच पड़ताल जरूर करूंगा, तुम अब जा सकते हैं। हाँ कहकर वह नौकर वहां से चला जाता है। उधर आकाश अपनी झोपड़ी में काफी परेशान था। आकाश अपनी झोपड़ी में अकेला बैठा फूट फूट कर रो रहा था। पायल उसके पास आई और उसे सांत्वना देने लगी। शांत हो जाइए आकाश जी, मैं जानती हूं आप बेगुनाह हैं। हमें कुछ करना होगा, हमें सच का पता लगाना होगा। क्या पता लगाएंगे पायल? मालिक ने भी मुझ पर विश्वास नहीं किया। उन्होंने भी मान लिया कि मैंने ही चोरी की है। अब मैं कहां जाऊं? कौन मेरी बात पर यकीन करेगा? मेरा तो कोई है ही नहीं। मैं हूं ना, मैं हमेशा आपके साथ हूं। हम मिलकर इस साजिश का पर्दाफाश करेंगे। कोई तो ऐसा होगा जिसने यह सब देखा होगा। हमें किसी तरह से पता लगाना होगा कि यह पैसे हमारे पलंग के नीचे किसने रखे। अगले कुछ दिन आकाश और पायल ने गांव में घूम घूम कर लोगों से बात की, लेकिन किसी को कुछ पता नहीं चला। निराशा उन पर हावी होने लगी थी। तभी पायल को एक बात याद आई। आकाश जी, आपको याद है जिस दिन पैसे चोरी हुए उस दिन विक्रम भैया हमारे घर के आसपास घूम रहे थे, और जिस समय आप खेत गए थे उसी समय वह हमारी झोपड़ी के पास से गुजरे थे। हाँ मुझे याद है, लेकिन इससे क्या होगा? कोई सबूत तो नहीं है। हो सकता है उन्होंने ही ये पैसे वहां रखे हों। हमें इसका सबूत ढूंढना होगा। विक्रम भैया ने ही यह सब किया है, मुझे पक्का यकीन है। एक शाम जब विक्रम हमेशा की तरह नशे में धुत जुए के अड्डे से लौट रहा था तो उसकी तबीयत बिगड़ गई। वह लड़खड़ाते हुए सड़क पर गिर गया और उसे कोई उठाने वाला नहीं था। गांव के लोग उससे दूर रहते थे क्योंकि वह सबके साथ बदतमीजी करता था। उसी समय गांव का एक बूढ़ा आदमी जो अक्सर शाम को अपनी गाय चराने के लिए निकलता था, उधर से गुजरा। उसने विक्रम को इस हालत में देखा। वह बूढ़ा आदमी स्वभाव से बहुत भला था और किसी की भी मदद करने से पीछे नहीं हटता था। उसने विक्रम को उठाया और बड़ी मुश्किल से उसे उसके घर तक पहुंचाया। अगले दिन जब बूढ़ा आदमी महादेव प्रसाद से मिलने गया तो बातों बातों में उसने पिछली रात की घटना का जिक्र किया। सेठ जी, कल रात आपका बेटा विक्रम सड़क पर गिरा हुआ था, नशे में धुत था। मैंने उसे उठाया और उसके घर तक पहुंचाया, लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आई। क्या बात है? जब मैं उसे उठा रहा था तो उसकी जेब से कुछ गिरा था। मैंने ध्यान से देखा तो वह पैसों का एक बंडल था।
मैंने सोचा कि यह उसका अपना पैसा होगा, इसलिए मैंने उसे वापस उसकी जेब में डाल दिया। लेकिन अब जब चोरी की बात सुन रहा हूं तो मुझे कुछ अजीब लग रहा है। वह पैसे कहां से आए उसके पास? महादेव प्रसाद को यह सुनकर झटका लगा। उनके दिमाग में एक साथ कई बातें कौंध गईं। विक्रम ने उनसे पैसे मांगे थे और जब उन्होंने इनकार कर दिया था तो उसने धमकी दी थी और फिर तुरंत ही चोरी हो गई। क्या यह सब विक्रम की करतूत थी? उन्हें आकाश पर विश्वास था, लेकिन जब पैसे आकाश के घर से निकले तो वह भी विचलित हो गए थे। महादेव प्रसाद ने तुरंत विक्रम को अपने पास बुलाया। विक्रम, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। सच सच बताना, झूठ बोलने की कोशिश मत करना। क्या बात है पिताजी? महादेव प्रसाद ने उसे बूढ़े आदमी की बात बताई। विक्रम का रंग उड़ गया। वह जानता था कि अब वह पकड़ा गया है। उसके पास कोई और चारा नहीं था। उसने शर्मिंदा होकर अपना अपराध स्वीकार कर लिया। हाँ पिताजी, मैंने ही पैसे चुराए थे। जब आपने मुझे पैसे देने से मना कर दिया था तो मुझे बहुत गुस्सा आया। मैं चाहता था कि आपको सजा मिले और आकाश को भी, इसलिए मैंने पैसे चुराए और रात को चुपचाप आकाश की झोपड़ी में रख दिए। मुझे लगा कि कोई नहीं देखेगा और आकाश को चोर साबित करके मैं उसे हमेशा के लिए आपकी नजरों से गिरा दूंगा। महादेव प्रसाद का दिल टूट गया। जिस बेटे को उन्होंने इतने प्यार से पाला था, उसी ने उनकी पीठ में छुरा घोंपा था और एक निर्दोष पर झूठा इल्जाम लगाया था। तूने यह क्या किया विक्रम? तूने अपने ही भाई के साथ ऐसा क्यों किया? जिस पर मैंने सबसे ज्यादा भरोसा किया, उसी ने मुझे धोखा दिया। महादेव प्रसाद तुरंत आकाश के पास गए। आकाश बेटे, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम पर शक किया, तुम्हारी बेगुनाही पर सवाल उठाया। मैं जानता हूं तुम बेगुनाह हो। यह सब विक्रम की करतूत थी। उसने ही पैसे चुराए थे और तुम्हारे घर में रख दिए थे। आकाश की आंखों में फिर से आंसू आ गए, लेकिन इस बार वे खुशी और राहत के आंसू थे। मालिक, मुझे पता था आप मुझ पर भरोसा करेंगे। मुझे पता था कि सच्चाई एक दिन सामने आएगी। तुम मेरे सच्चे बेटे हो आकाश। तुमने मुझे कभी निराश नहीं किया। मैं तुम्हें अपनी संपत्ति का आधा हिस्सा दूंगा और तुम इस घर के वारिस बनोगे। विक्रम भी वहां आया और आकाश से माफी मांगी। आकाश भाई, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें बहुत परेशान किया। मैंने जलन में आकर यह सब किया। मुझे अपनी गलती का एहसास है। आकाश ने उसे माफ कर दिया। विक्रम को अपनी गलतियों का एहसास हुआ और उसने अपनी बुरी आदतें छोड़ने का फैसला किया। उसने धीरे धीरे अपनी जिम्मेदारियां समझी और अपने पिता के साथ व्यापार में हाथ बंटाने लगा। महादेव प्रसाद ने अपनी संपत्ति का आधा हिस्सा आकाश को दिया और उसे अपने व्यापार में भागीदार बना लिया। आकाश और पायल ने खुशी खुशी जीवन व्यतीत किया। गांव में हर कोई आकाश की ईमानदारी और महादेव प्रसाद की न्यायप्रियता की मिसालें देने लगा। विक्रम भी सुधर गया और एक जिम्मेदार इंसान बन गया।